हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका द बायो वाला में। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले थे, जो कंटिन्यू हमारा चैप्टर चल रहा था जय प्रोसेस। तो जय प्रोसेस में हम लोगों ने स्टार्ट किया था मानव में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, न्यूट्रिशन ह्यूमन। तो मानव में पोषण जो होता है उसमें मैंने आपको जो पार्ट होता है पोषण में, मैन जो होते हैं आपके पोषण में, दो पढ़ने की सुविधा के लिए, ठीक है, अध्ययन थोड़ा सा आसान हो जाए उसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपका पोषण होता है, पोषण जो ऑर्गन होते हैं वो दो भागों में बांट लेते हैं। ठीक, एक भाग आपका भाग होता है आहार नाल और दूसरा था आपका पाचक ग्रंथियाँ। ठीक, तो आहार नाल को हम लोगों ने लास्ट क्लास में पूरा देख लिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले जा करके वो वीडियो देख लें, उसके बाद में आप इसको में आ जाएं। ठीक है, और नहीं स्टार्ट आप यहाँ से कर रहे हो तब भी आप देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, तो आप देखेंगे हमारे साथ में अभी पाचक ग्रंथियाँ। ठीक, तो पाचक ग्रंथियाँ आप पहले डाल लेंगे, पाचक ग्रंथियाँ। ठीक, मेरे साथ में आप लिखेंगे पाचक ग्रंथियाँ। पाचक ग्रंथियाँ। चलिए ये थोड़ा सा दिखाई कम देगा, रेड वाला, रेड से डाल लेंगे, पाचक ग्रंथियाँ डालेंगे। ठीक है, पाचक ग्रंथियाँ, जिससे बोलेंगे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक, इनको पढ़ने वाले हैं। इससे पहले ये आपका बता दें, सेकेंड पार्ट था हमारा। फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ा था आहार नाल। क्या पढ़ा था? आहार नाल। ठीक, एलिमेंट्री कैनाल, ये हम लोग फिनिश कर चुके हैं वीडियो नंबर शायद 4 में। ठीक, वीडियो नंबर 4 में, और ये जो है आपकी वीडियो है वो 5वीं होने वाली है। ठीक, 5वीं क्लास है आपकी। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियाँ में। तो पाचक ग्रंथियों में देखेंगे सबसे पहले आपका, जैसे हमने आहार नाल पढ़ा था, तो आहार नाल में स्टार्टिंग होती है आपकी मुख द्वार से, इसके बाद मुख गुहा आता है। ठीक, ग्रसनी आती है, ग्रास नली आती है, स्टोमच आता है, फिर आपका छोटी आता है और बड़ी पार्ट आता है। ठीक, ऐसे ऊपर से स्टार्ट करने आपकी जो कौन कौन सी ऐसी पाचक ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक, तो स्टार्टिंग करेंगे आपके ऊपर से। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पाचक ग्रंथियों में। ठीक, तो इनमें सबसे पहले जो आती है वो आती है बेटा आपकी लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथियाँ लिखेंगे क्योंकि ये जो होती हैं एक ना होती है, 6 होती हैं लार ग्रंथियाँ। ठीक, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये लिखेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, सबके बारे में सिंपल सी बातें। ठीक, यदि हम बात करेंगे आहार नाल, जो आपकी लार ग्रंथियाँ होती हैं कहाँ पाई जाती हैं, तो आप लिखोगे मुख गुहा। क्या लिखेंगे? मुख गुहा में 3 जोड़ी। क्या लिखेंगे? 3 जोड़ी, और या लिखेंगे 6। ठीक है, या लिखेंगे 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? तो बोलेंगे 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? तो बताएंगे आपको, मुख गुहा में पाई जाती हैं। ठीक है, कहाँ पाई जाती हैं? मुख गुहा में पाई जाती हैं। ओके, फिर लिखेंगे ये प्रतिदिन, ये प्रतिदिन 1.5 यानी 1.5 लीटर। ठीक है, कितना बोला मैंने? 1.5। ठीक, 1.5 यानी 1.5 लीटर लार प्रतिदिन स्रावित करते हैं। ठीक है, ये प्रतिदिन 1.5 लीटर लार स्रावित
करती है। ठीक है, कितनी कर रही हैं? 1.5। ठीक, अब ये देखेंगे आपके कहाँ पर होती है नाम के बारे में, उसके बाद में इनसे जो भी स्रावित हार्मोन्स होते हैं वो। तो ये आपकी 3 होती हैं, सॉरी 3 जोड़ी होती हैं, या बोल रहे हैं तो 6 होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? तो नंबर डालेंगे ABCD में, ABC। ठीक, ABC, ABC। सबसे पहले आप लिखेंगे कर्णपूर्व ग्रंथि। ये ग्रंथि होती है आपकी कर्णपूर्व ग्रंथि। ठीक, कौन सी हो जाएगी? कर्णपूर्व ग्रंथि। ठीक, इसके बाद आपकी हो जाएगी अधोहनु ग्रंथि। एक नाम हो जाएगा सेकंड वाली अधोहनु ग्रंथि। ठीक, अधोहनु ग्रंथि। इसके बाद में आपकी जो तीसरी आ जाती है वो हो जाएगी अधोजिह्वा ग्रंथि। अधोजिह्वा, ठीक है, जिह्वा बोलते हैं, जिह्वा ग्रंथि। ठीक, ये हो गई आपकी 3 ग्रंथि, 1 2 3। कर्णपूर्व ग्रंथि को यहाँ पर नाम से ही क्लियर होगा। कर्णपूर्व मीन्स क्या होता है? कान, जो आपके कान होते हैं, जैसे ये हमारे खाना सामने, यहाँ पर इसके जो पीछे वाला पार्ट जो होता है आपके, वहाँ पर होती हैं ये वाले। ठीक है, कानों से ये बोन होती है मुंह में, अंदर आपके कैविटी में वहाँ पर। और अधोहनुज ग्रंथि होती है वो आपका दांत होता है कैनाइन, जिसे बोलते हैं हम लोग, कृंतक दांत होते हैं। तो कृंतक दांत के जो नीचे वाले जो होते हैं तालू में, वहाँ पर होती हैं। और अधोजिह्वा जो होती है आपके पीछे वाले पार्ट में होती है, जीभ के नीचे। ठीक, अधोजिह्वा जीभ के नीचे वाले में होती हैं। ठीक, इसके बाद में हम बात करेंगे इनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स। ठीक है, क्या लिखेंगे? स्रावित होने वाले हार्मोन। तो यहाँ पर लिखेंगे एक ही बार में। ठीक, स्रावित होने वाले हार्मोन, स्रावित होने वाले हार्मोन, सॉरी हार्मोन तो एंजाइम करेंगे। ठीक है, सॉरी, क्योंकि हार्मोन्स आप नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एंजाइम पढ़ेंगे। एंजाइम, स्रावित होने वाले एंजाइम। तो एंजाइम की जो बात करते हैं तो आपका जो पहला एंजाइम आता है फर्स्ट, वो यहाँ पर आता है आपका लाइसोजाइम। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम। और सेकंड होता है आपका टाइलिन। ठीक है, क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे टाइलिन और लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम और टाइलिन के काम क्या होते हैं? लाइसोजाइम और टाइलिन का काम क्या होता है? ठीक, तो लाइसोजाइम की जो बात करते हैं तो ये क्या करता है आपका लाइसोजाइम, ये वाला एंजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? जो आपने खाना खाया उसमें जो भी आपके सूक्ष्म बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, मतलब बोल सकते हैं हम लोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों को क्या करता है? मारता है। ठीक है, नष्ट करता है, नष्ट करता है। ये काम हो जाएगा किसका? टाइलिन का, सॉरी लाइसोजाइम का। ठीक, ध्यान रखेंगे यही लाइसोजाइम एंजाइम होता है। ये कहाँ होता है? हमारे आँखों के जो आंसू निकलते हैं उसमें भी होता है। ठीक है, लाइसोजाइम। क्योंकि जब कभी आपने देखा होगा ना, जब हमारे आँख में कीड़ा पड़ जाता है तो आराम से क्या करते हैं, उसमें से आंसू आ जाते हैं। तो आंसू आ जाते हैं, कुछ कीड़े क्या होते हैं, उसे आंसू के जहर से मर जाते हैं। ठीक, क्योंकि आंसू में क्या होता है आपका? लाइसोजाइम होता है। और उसका काम क्या है? जो भी बैक्टीरिया, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ठीक है, कीड़े प्लांट खाना नहीं जाते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म जीव हैं लेकिन आँख को पहुँच जाते हैं तो वो मर जाते हैं। ठीक, इनका ध्यान रखेंगे यहाँ से आपको, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारना। और ये आपका आँखों में भी पाया जाता है, सॉरी उसमें आंसू में। ठीक, आँख में आंसू निकलते हैं, उसमें भी कौन सा होता है? लाइसोजाइम होता है। ठीक, अब बात करेंगे आप किसकी? टाइलिन की। तो टाइलिन की जो बात करते हैं तो मैंने आपको जब आहार नाल पढ़ाया था तब भी, और अभी इसी का एक आपका पोषण में ही एक टॉपिक बचा हुआ है, पाचन। ठीक, अभी हम पोषण पढ़ रहे हैं, जब पाचन पढ़ेंगे तब आपको पढ़ाएंगे। इंसान में पाचन होता है वो मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से? मुख गुहा से। मुख गुहा में ऐसा क्या था जिसमें पाचन स्टार्ट हो जाता है? तो वो यही है। ठीक है, क्या है? टाइलिन। ठीक, तो ये क्या करेंगे? यह
यह मंड बोलें तो स्टार्च को पचाता है, ठीक है, या को पचाता है। कंप्लीट नहीं पचाता है पर आंशिक रूप से थोड़ा सा पाचन कर देता है। तो एक यहाँ से आपका टाइलिन, ठीक। तो ये आपकी कौन सी ग्रंथि हो गई? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में कितना याद रखोगे आप? मुख गुहा में 3 जोड़ी या 6 लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार स्रावित करती हैं, ठीक। कौन कौन सी नाम याद रखेंगे? कर्णपूरक ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। ग्रंथियाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक नहीं 2 होती हैं, क्योंकि 2 कान होते हैं, इस वजह से आपके दोनों ओर एक हो जाएगी, सब ग्रंथियाँ लगा लेंगे। 2 ये होती हैं, 2 ये, 2 ये, टोटली कितनी हो गई? 6। बोले तो 3 पेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो इनमें से आपके जो एंजाइम निकलते हैं वो मैंने यहाँ पर आपके लिख दिए हैं, ठीक है, क्लियर। इसके बाद में जब आपका खाना पहुँचता है किसके पास में, तो दूसरे नंबर की जो ग्रंथि रहती है, सेकंड नंबर पर जो ग्रंथि पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं आमाशय ग्रंथि, ठीक। क्योंकि जैसे ही आप भोजन मुँह से जाके आपका कहा जाए ग्रसनी में जाएगा, फिर जाएगा ग्रास नली में, ग्रसनी में कोई पाचन होता नहीं है, फिर कहाँ पहुँचता है? आपका स्टोमच में पहुँचता है, मतलब तो आपका आमाशय में पहुँचता है। तो आमाशय में क्या होगा? पाचन शुरू होता है, ठीक है। कहाँ जाएगा? आमाशय में। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पर आमाशय में, ठीक है। तो आमाशय में लिखेंगे, किस हो आमाशय में आप यहाँ पर लिखेंगे आमाशय, जैसे आमाशय ग्रंथियाँ बोलेंगे इसे, ठीक है, या बोलेंगे जठर ग्रंथियाँ, ठीक। तो दूसरे नंबर की हेडिंग डालेंगे आप लोग यहाँ पर जठर ग्रंथियाँ, जठर ग्रंथियाँ, और या इसी को बोलते हैं आमाशय ग्रंथियाँ, आमाशय ग्रंथियाँ, ठीक है। आमाशय ग्रंथियाँ, इसमें क्या होता है? इसमें हम बात करते हैं आपके लार में जो होता है केवल मंड यानी स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट वही बचता है, ठीक। इसके बाद में आपने जो भी खाया, प्रोटीन भी खाया होगा, ठीक। तो उन सब का जो पाचन होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? आपका जठर रस से स्टार्ट होता है, ठीक, या बोलेंगे जठर ग्रंथियाँ करवाती हैं, ठीक। तो हम यही लिखेंगे आप लोग इसमें आमाशय या इन ग्रंथियों से, ठीक है, इन ग्रंथियों। अब ये भी आपकी 3 होती हैं, लिखेंगे अभी जो 3 पार्ट होते हैं आमाशय के, उसी में आपकी अलग अलग ग्रंथियाँ होती हैं। इन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले द्रव को जठर रस कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? जठर रस कहते हैं, जठर रस। अब ये जठर रस होता है, इसमें अलग अलग एंजाइम होते हैं, और इसी में क्या होता है आपका, तो बोलेंगे HCl, जो मैंने पढ़ा होगा आपने, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, वो भी आपका इसी में होता है, ठीक है। बात करेंगे जठर रस भी आपका इसी में होता है। तो अब हम बात करेंगे कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं, फिर उसके बाद में इसके जैसे को लिखेंगे, इनके नाम और फिर इनके काम, ठीक। तो इसमें भी आप नंबर डाल लेंगे A, B और C, ठीक, A, B और C, ठीक, A, B, C। इसमें सबसे पहले आपका आता है कार्डियक ग्रंथि, कार्डियक ग्रंथि, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसमें होती है कार्डियक ग्रंथि, ठीक, कार्डियक ग्रंथि। इसके बाद जो आपका बीच वाला होता है जिसे बोलते हैं फंडिक, ठीक, क्या लिखेंगे? फंडिक ग्रंथि, फंडिक ग्रंथि, ठीक है। और लास्ट में जो बचता है आपका जिसे बोलेंगे पाइलोरिक ग्रंथि, ठीक है, पाइलोरिक। जो इसके नाम होते हैं, इसके पार्ट होते हैं आमाशय के, उसी पार्ट में जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उनके नाम से ही है। जैसे ऊपर वाला पार्ट होता है उससे बोलते हैं कार्डियक स्टमच, कार्डियक आमाशय, तो उसमें जो ग्रंथि होती हैं उनका नाम हो जाएगा कार्डियक ग्रंथि। और बीच वाला पार्ट होता है जिसे बोलेंगे फंडिक, फंडिक बोलते हैं, तो उनमें जो ग्रंथि पाई जाएगी उन्हें बोलेंगे
फंडिक ग्रंथियाँ, और सबसे नीचे वाला जो होता है उसे बोलेंगे पाइलोरिक। तो इसमें क्या हो जाएंगी, पाइलोरिक ग्रंथियाँ हो जाएंगी। ठीक, क्या हो जाएंगी, पाइलोरिक ग्रंथियाँ हो जाएंगी। अब बात करेंगे हम यहाँ से आपके, जैसे इसमें पड़ा स्रावित होने वाले हार्मोन्स, ठीक, और इनके काम। अब इनमें क्या होगा आपका, ये जो ग्रंथियाँ होती हैं ये क्या करेंगी, आपको यहाँ पर भी लिखेंगे आप स्रावित होने वाले हार्मोन। ठीक है, क्या लिखेंगे, स्रावित होने वाले हार्मोन, सॉरी हार्मोन बोलते हैं, ऐसे पर एंजाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है, एंजाइम, एंजाइम। तो एंजाइम की बात करेंगे, इसमें कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, ठीक, इसमें से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। तो आप बात करेंगे यहाँ से आपके पेप्सिन, रेनिन, ठीक, और HCl, ठीक। तो क्या लिखेंगे आप, पहले लिखेंगे पेप्सिन, क्या लिखेंगे, पेप्सिन, ठीक, और इसके बाद में दूसरा हो जाएगा आपका रेनिन, ठीक है, रेनिन जो आपका जठर रस होता है इसमें ही होते हैं हार्मोन, ठीक है, जठर रस में क्या होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, ठीक, और क्या होता है आपका, इसी में होता है आपका HCl, ठीक है, क्या होता है, HCl होता है, ठीक है, पेप्सिन, रेनिन और HCl, ठीक, पेप्सिन, रेनिन, HCl। अब देखिए, अब ये HCl और इनके काम क्या हैं, तो मैं काम यहाँ पर लिखूँगा आगे और आप साथ लिख लेंगे आप लोग अपने नोट्स में। पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। कौन सा एंजाइम करता है, तो पेप्सिन, ठीक। रेनिन क्या करता है, रेनिन भी प्रोटीन करता है, लेकिन कौन सी प्रोटीन होती है, ये दूध में प्रोटीन पाई जाती है, केसिन प्रोटीन, ठीक है। तो स्पेशल लिखेंगे आप इसमें केसिन, दुग्ध प्रोटीन, तभी यह भी याद रहेगा कि केसिन किस में पाया जाता है, केसिन दुग्ध प्रोटीन, केसिन दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। इसके बाद में बेटा बात करेंगे HCl की, ठीक। HCl क्या करता है, तो HCl सबसे पहली तो कहानी ये है कि आपका जो भोजन होता है उसे कैसा बना देता है, क्योंकि अम्ल होता है तो अम्लीय माध्यम बना देता है, मतलब भोजन को अम्लीय बनाता है। इसके थोड़े से अलग लिखेंगे, भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। कैसा भी खाओ, छार खाओ, लबड़ खाओ, कुछ भी खाओगे, लेकिन जैसे ही पहुंचेगा आपका पेट में, आमाशय में, तो आमाशय क्या कर देगा, इसको किसमें, अम्लीय बना देगा, ठीक है, अम्लीय बनाता है, ठीक है। इसके बाद में और क्या करता है, यह भोजन को सड़ने से बचाता है, यह भोजन को सड़ने से बचाता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, तो यह भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को सड़ने से बचाता है, ठीक। यहाँ पर एक चीज़ और नोट करेंगे, इसका जो pH जो होता है, pH, इसी का pH जो होता है वो भी बाय चांस आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो pH की बात करते हैं, वो आपका 1.5 से लेकर से 2.5 तक होता है, ठीक, 1.5 से लेकर के 2.5 के बीच में होता है, ठीक है, इतना आ जाएगा आपका, कहाँ तक आ जाएगा आपका, 1.5 से 2.5 के बीच में आ जाता है, ओके, याद रखेंगे इतना। तो ये आपके क्या हो गई, आमाशय ग्रंथियाँ हो गई। आमाशय से आपका पेप्सिन, रेनिन और HCl क्या बचा रहे हैं, प्रोटीन का पाचन करता है, और आपका केसिन प्रोटीन का इसके साथ में, ठीक। दूसरी चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग कहानी ये रहेगी, जो रेनिन होता है ये बच्चों में, जो बच्चे, ठीक, मदर फीड करते हैं या दूध पीते हैं, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं,
तो उनमें क्या होती है, रेनिन की मात्रा सबसे अधिक होती है। रेनिन की मात्रा उस टाइम पर अधिक स्रावित होती है उनके किससे, तो बोलेंगे आमाशय से। ठीक है, आमाशय ग्रंथियाँ होती हैं उनसे। ठीक है, इसके बाद में आगे आपका जब यहाँ से जाएगा तो अब खाना कहाँ पहुँचेगा, इसके बाद में खाना पहुँचेगा आपका छोटी आंत में। ठीक, तो छोटी आंत में जब खाना पहुँचता है तो छोटी आंत में क्या होता है आपका, एक हमारी ग्रंथि होती है लीवर जिसे बोलते हैं यकृत। ठीक, इसके बाद में एक हमारी होती है बेटा अग्न्याशय। इसमें से जो उनका जो स्राव होता है, ठीक है, लिक्विड होता है, वो आकर के छोटी आंत में मिलता है। ठीक, अब यहाँ पर छोटी आंत में जब मिलेगा तो किस प्रकार से क्रियाएं होंगी वो मैं आगे डिस्कस करूँगा, कौन कौन से एंजाइम होंगे उनमें। ठीक, तो एक बार इसको अच्छे से लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ूँगा हम लोग। चलिए चलता हूँ आगे। नेक्स्ट आपका आएगा लीवर की बात करेंगे। ठीक है, लीवर छोटी आंत में जैसे पहुंचेगा तो उससे पहले आपको दो ग्रंथि पढ़ने, क्योंकि हम छोटी आंत को तो पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, हमें पढ़नी ग्रंथि, तो ग्रंथि में आप जब पढ़ोगे तो वो आपके सबसे पहले लीवर आ जाएगी और उसके नीचे आपकी आ जाती है कौन सी, अग्न्याशय। ठीक है, किसकी बात करेंगे, अग्न्याशय की बात करेंगे। ठीक, अग्न्याशय और लीवर। तो इसमें भी लीवर में भी हम सबसे पहले आपका 2 मैंने बताई हैं, इसमें कितनी आपकी तीसरी पढ़ने वाले हैं, 1 2 तीसरी। ठीक, तीसरे में आप लिखेंगे लीवर। लीवर क्या बोलते हैं, यकृत लिखेंगे, पहले हिंदी में लिखेंगे यकृत। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, यकृत बोलते हैं, और इसे बोलते हैं लीवर, यकृत या लीवर। ठीक, लीवर के बारे में थोड़ी सी कहानी जानें। लीवर जो क्या होती है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, या है, इतना लिखेंगे। लीवर क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर या यकृत लिखेंगे, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, इसके बाद में इसके वजन की बात करते हैं तो लिखेंगे जो लगभग 1.5, ठीक, या 1500 ग्राम, या लिखेंगे दोनों जो लिख देंगे, या तो लिख सकते हैं 1.5 kg या लिख सकते हैं 1500 ग्राम। ठीक है, जो भी आपको उचित लगे वो लिख सकते हो, बात एक ही है सेम। ठीक, किलोग्राम, जो लगभग किलोग्राम वजन का होता है, वजन का होता है। ठीक, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो लगभग 1.5 किलोग्राम की होती है। ग्रंथि है तो की होती है। ठीक, लिख लेंगे इतना। अब इसमें बात करेंगे आपके ये होता कहाँ है। ठीक, लिखी थोड़ी सी पोजीशन जानेंगे तो यह कहाँ होता है, तो बात करेंगे यह डायफ्राम। ठीक है, थोड़ा सा और लिखेंगे, उदर गुहा में, उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे। ठीक है, क्या बोलेंगे, डायफ्राम के नीचे। ठीक है, डायफ्राम के नीचे और आमाशय के ऊपर। ठीक, डायफ्राम के नीचे एवं आमाशय के नीचे स्थित होती है। कहाँ पर होती, पोजीशन पता चल गई आप लोगों को, डायफ्राम के नीचे होती है और आमाशय के ऊपर होती है। ठीक है, लीवर, क्या बात करेंगे, लीवर। ठीक, अब सुनेंगे हम इसके, इतना लिखेंगे, लीवर आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, टॉपिक है इसमें आपका
जय प्रोसेस में लीवर आप कहते हैं जब हमारा लीवर खराब हो जाता है, खाना पचता नहीं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी ये आपका क्रियाएं कर रहे हैं, कौन सी कार्य करेगा, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है आपका लीवर की कमी महसूस होती है, ठीक तुम्हारे लिए। तो अब हम बात करेंगे यहाँ से लीवर के कार्य, यकृत के कार्य, यकृत के कार्य, फंक्शंस ऑफ लीवर। तो सबसे पहला जो काम करता है लीवर, वो क्या करता है, तो बोलेंगे पित्त रस का स्रावण करता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, पित्त रस का स्रावण। काम में भी आपका जो पहला काम है वो हो जाएगा पित्त रस का स्रावण, ठीक, पित्त रस का स्रावण, पित्त रस का श्रावण करता है। अब इसमें भी थोड़ी सी अलग कहानी रहती है। पित्त रस जो श्रावण होता है मतलब श्रावित होता है लीवर से, लेकिन इकट्ठा होता है जाकर के पित्ताशय में। अब यहाँ से जब एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है तो बोला जाता है पित्त रस श्रावित होता है, पित्त रस श्रावित होता है, वहाँ पर पित्ताशय यकृत ऑप्शन होते हैं, तो बच्चा पित्त रस पित्ताशय में चला जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चे को थोड़ा सा समझना चाहिए कि पित्ताशय में क्या होता है, आशय मतलब वो आपका एक ब्लैडर होता है, ठीक, एक स्टोर करने वाला एक बोले तो छोटी सी थैली होती है, ठीक, पित्त की थैली बोलते हैं इसी को। तो उसमें जाकर इकट्ठा होता है, लेकिन बनता कहाँ है, तो बात करेंगे यकृत बनता है, ठीक, यानी लीवर बनता है। तो आप लिखेंगे पित्त रस, यह है यकृत से स्रावित होकर, ठीक, होता है, यकृत से स्रावित होता है और एवं पित्ताशय में, ठीक है, मैं इसी वजह से दोनों वर्ड लिखूंगा पास में ही, पित्ताशय में एकत्र होता है, ठीक है, बोले तो इकट्ठा होता है, इकट्ठा होता है। कहाँ इकट्ठा होता है, किस में स्टोर होगा जाकर के, पित्ताशय में, पित्ताशय में जाकर के कहाँ हो जाएगा आपका, इकट्ठा हो जाएगा पित्ताशय में, ठीक। अब इसकी बात करेंगे जो करता क्या है, तो पित्तरस क्या करता है आपका, पित्तरस छोटी आंत में जाकर पहुंचकर क्या करता है, वसा का इमल्सीकरण करके पाचन करके वसा के पाचन को सुगम बनाता है, ठीक है। क्या करता है पित्तरस, तो क्या करता है, वसा का छोटी आंत में जाकर के वसा का इमल्सीकरण कर देता है, जिससे क्या हो जाती है, वसा पचने में आसान हो जाती है, ठीक है, वसा से आराम से वसीय अम्ल बन सकते हैं, ठीक, बन जाते हैं। तो ये आपका पित्तरस की कहानी रही। और यही रीजन होता है जब बेटा मैं बताऊं आपको, एक आपका एक कॉमन डिसीज है ना, आपने सुना होगा पित्त की थैली में पथरी हो जाती है, ठीक है। तो पित्त की थैली में पथरी हो जाती है, स्टोन हो जाता है, तो क्या होता है, वो जो पित्त की थैली होती है उसे बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक, बाहर निकाल देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो पित्त रस होता है वो स्टोर नहीं हो पाता है, ठीक, और जो आपका पित्त रस होता है वो पर्याप्त मात्रा में छोटी आंत में नहीं पहुंच पाता है, ठीक। इसीलिए क्या होता है, आपका जो वसा होती है वो पचने में कठिनाई आती है। तो इस टाइम पर डॉक्टर लोग सलाह ये देते हैं कि आपको तली भुनी चीज़ों से दूर रहना है, घी तेल ये चीज़ें आपको नहीं खानी है, ठीक है। तो आज आपको रीजन पता चल गया होगा क्यों ऐसा क्यों है। तो बात करेंगे बेटा पित्त रस की वजह से होता है, ठीक है, ये सब क्यों होता है, पित्त रस की वजह से होता है। ये तो पहला काम था इसका। दूसरा काम यकृत और क्या करता है, तो यहाँ से एक आपका स्रावित होता है हिपैरिन, एक पदार्थ है हिपैरिन, ठीक। ये आपको मैं काम लिखा रहा हूँ, कर क्या रहा है, पित्तरस का हुआ स्रावण हिपैरिन। ये भी आपका कहाँ से स्रावित होता है, तो लीवर से ही निकलता है। हिपैरिन कहाँ से निकलता है, तो बात करेंगे लीवर से निकलता है, ठीक। यह लिखेंगे हिपैरिन, यह रुधिर को
रुधिर वाहिनियों में रुधिर वाहिनियों में रुधिर वाहिनियों में जमने से रोकता है, जमने से रोकता है। एक प्रकार का बोल सकते हैं ये आपका कैसे होता है, एंटी कोगुलेंट एजेंट होता है। ठीक है, एंटी कोगुलेंट एजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में आपका अगला जो आता है हेपेरिन हो गया। क्या करता है आपका, रुधिर वाहिनियों में जमने से रोकता है। ठीक है, इन केस ये रुधिर वाहिनियों में रुधिर जम जाता है तो क्या हो जाएगा, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस है, आपका ऑक्सीजन, ग्लूकोज वगैरह, वो सब रुक जाएगा और इंसान की डेथ हो जाएगी। ठीक है, धमनियाँ भी जो भी वाहिनियाँ होती हैं वो उनकी फटने के भी चांस रहते हैं। ठीक है, तो इनको सब रोकने के लिए बेटा हेपेरिन कहाँ से जो क्या निकालता है, यकृत निकालता है हेपेरिन को। ठीक, यकृत निकालता है हेपेरिन को। इसके बाद में आपका अगला जो है इसमें से निकलता है, क्या करता है, तो अगला जो है ये करता है बेटा ग्लाइकोजन का संचय करता है। ठीक, ग्लाइकोजन का संचय, ग्लाइकोजन का संचय। ठीक, ग्लाइकोजन का संचय करता है। अब ये ग्लाइकोजन क्या होता है बेटा, तो एक मिनट मेरी बात सुनेंगे। जब जो चीज़ हम लोग खाते हैं, ठीक, तो वो सब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट पच के कहाँ में जाता है, आपका कार्बोहाइड्रेट जाता है ग्लूकोज में। ठीक, और ग्लूकोज हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाता है, डिसीज हो जाती है, रोग हो जाता है, जिसे हम डायबिटीज बोलते हैं। तो बॉडी में क्या रहे, ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहे, इस वजह से जो एक्स्ट्रा जो भी आपका जो कुछ सब कुछ जो खाया है ज़्यादा हो गया ग्लूकोज, उसको क्या करता है लीवर ग्लाइकोजन में बदल लेता है। ठीक, ग्लाइकोजन में बदल लेता है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, अतिरिक्त ग्लूकोज की मात्रा को, अतिरिक्त ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में बदलता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है, बदल देता है। ये सब काम करने वाला एक ही महारथी है जिसका नाम है लीवर। ठीक है, ये सब काम करने वाला बेटा एक ही महारथी है, कौन सा नाम है इसका, लीवर। ओके, इसके बाद में आपका अगला जो आता है तो बात करेंगे बेटा वसा का संश्लेषण भी करता है। क्या कर रहा है ये, वसा का संश्लेषण करता है। ठीक है, वसा का संश्लेषण, वसा का संश्लेषण। अब ये क्या करता है, जब भी देखो कुछ ग्लूकोज जब ज़्यादा हो जाता है तो कुछ ग्लूकोज को तो बदलता है ग्लाइकोजन में, इसके बाद भी अभी भी इसके पास ग्लूकोज की ज़्यादा मात्रा है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, उस ग्लूकोज को लेकर के वसा बदल देगा वसा में, और वसा से वसीय अम्ल के रूप में क्या होता है आपके मांसपेशियों में जमा कर देता है। ठीक है, इतना सिंपल सा लिख लेंगे आप। क्या करता है, वसीय ऊतकों में क्या करता है, जमा कर देता है। ठीक, मांसपेशियों वसीय ऊतकों में क्या करता है, जमा कर देता है। तो आप क्या लिखेंगे, अतिरिक्त ग्लूकोज, अतिरिक्त ग्लूकोज की मात्रा को, अतिरिक्त ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, तो वसा में बदलकर, वसा में बदलकर वसीय ऊतकों में संचित कर देता है, वसीय ऊतकों में संचित कर देता है। ठीक है, ये काम आपका वसा का हो गया। इसके बाद में और क्या करता है, तो एक काम और लिखेंगे, ये क्या करता है बेटा, यूरिया का संश्लेषण करता है। क्या करता है, यूरिया का संश्लेषण। ठीक, यूरिया का संश्लेषण।
यूरिया का संश्लेषण क्या करता है? क्योंकि आपको पता है जब भी हम खाते हैं आपके प्रोटीन, तो प्रोटीन जब पचती है उसमें नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन भी होता है, ठीक, एमिनो ग्रुप होता है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के एक गैस बनाते हैं, बहुत जहरीली गैस, जिसका नाम अमोनिया होता है। तो अमोनिया हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। तो वो क्या करे, उस अमोनिया को हमारा शरीर किसमें, कम हानिकारक पदार्थ में बदल दे, ठीक, ताकि हमारा शरीर अच्छे से मतलब सर्वाइव कर सके। तो उसके लिए क्या करता है लीवर क्या करता है, उस अमोनिया को क्या करता है, यूरिया में बदल देता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, हानिकारक, ठीक, लिखेंगे इसमें हानिकारक अमोनिया या विषैली अमोनिया को कम हानिकारक तो ये भी है लेकिन कम हानिकारक है, ठीक है। कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में बदल देता है। कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में बदल देता है, ठीक। तो ये आपको इतने काम नोट कर लेने हैं बेटा, किसमें, लीवर के, ठीक है। किसमें कर लेंगे, लीवर के कर लेंगे। अब लीवर के बाद में बेटा आपका जो लास्ट ग्रंथि, क्योंकि यहाँ से भी जो भी आपका जाएगा स्राव वो पहुँचेगा छोटी आंत में, और यहाँ से इसके साथ में एक स्राव और जाता है एक ग्रंथि से, जो आपकी ग्रंथि नंबर 4 होने वाली है, जिसका नाम है अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय। तो अग्नाशय को मैं करूँगा आगे, पहले आप इतने को देख लेंगे, ठीक है। इतने को जब ये मिटा लेंगे उसके बाद में अग्नाशय देखेंगे, ठीक। तो अब आप हेडिंग डालिए अग्नाशय। अग्नाशय की बात करेंगे तो ये कैसी ग्रंथि है, तो अग्नाशय में मैं आपको बताना चाहूँगा, अग्नाशय आपकी एक मिश्रित ग्रंथि होती है। अब यहाँ पर एक और वर्ड आ गया, मिश्रित ग्रंथि क्या होती है। देखो हमारे शरीर में बेटा 2 तरह ग्रंथि होती है, एक होती है अंतःस्रावी और एक होती है बाह्यस्रावी, ठीक। अंतःस्रावी और एक होती है आपकी बाह्यस्रावी, ठीक। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती हैं, आपकी एंजाइम, ठीक, क्या करती हैं, आपकी अंतःस्रावी हार्मोन स्रावित करती हैं। और जो बाह्यस्रावी होती हैं वो क्या करती हैं, आपका एंजाइम स्रावित करती हैं, ठीक। इनमें डक्ट वगैरह नहीं होती हैं इस वजह से। लेकिन कुछ ग्रंथि, कुछ नहीं मतलब यही एक ग्रंथि ऐसी है जो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों स्रावित करती है, ठीक। क्या बोलेंगे, हार्मोन्स और एंजाइम दोनों स्रावित करती है, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है मिश्रित ग्रंथि, ठीक। क्या बोलेंगे, मिश्रित ग्रंथि। तो आपका चौथी नंबर की जो ग्रंथि है अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि में हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखने का प्रयास करेंगे और लिखेंगे भी, ठीक। तो यह हमारे शरीर की यकृत के बाद सबसे मतलब दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, यकृत सबसे बड़ी है, इस दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो कौन सी हो जाएगी, आपकी अग्नाशय, ठीक। यह हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक। क्या लिखेंगे, यह हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक। इसके बाद में इसमें और क्या नोट करेंगे अग्नाशय में, तो अग्नाशय की हम बात करते हैं तो यह लगभग तकरीबन 12 से 15 है, ठीक है। क्या लिखेंगे, यह लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी जे आकार, ठीक है, जे आकार की होती है। कैसी होती है, जे आकार की होती है,
12 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक, कैसी होती है? 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक, अब ये होती कहाँ पर है? तो होने के लिए मैं तुम्हें बताऊंगा कहाँ पर होती है। तो यह यकृत के नीचे, ठीक है, यकृत के नीचे, ठीक, और आंत के, जो आपकी आंत होती है बड़ी वाली आंत, ठीक है, नीचे बड़ी आंत के बीच में होती है। ठीक है, के बीच में होती है। क्लियर? यकृत के नीचे होती है और बड़ी आंत के बीच में होती है। यकृत और आंत के बीच में बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये इसकी पोजीशन हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? तो यकृत और आंत के नीचे हो जाएगी। ठीक, अब इसमें क्या होता है आपका, इसमें से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे? यह क्या करती है? आपके 3 प्रकार के एंजाइम का सीक्रेशन करती है। ठीक, यह 3 प्रकार के एंजाइम का स्रावन करती है। कितने एंजाइम निकल रहे हैं? तो बात करेंगे यहाँ से। 3 एंजाइम निकलते हैं। ठीक, कितने? 3। अब वो 3 एंजाइम कौन से होते हैं आपके? तो वो लिखेंगे। और 3 एंजाइम निकलते हैं और साथ में एक हार्मोन्स भी निकलता है। ठीक है, चलो यहाँ पर काम नहीं, लेकिन मैं नोट कर दूंगा। 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, इसके साथ, ठीक, इसके साथ एक हार्मोन। ठीक है, क्या लिखेंगे? एक हार्मोन का भी स्रावन होता है। एक हार्मोन। मुझे तो अभी एंजाइम पढ़ने, हार्मोन को इसमें कोई काम है नहीं। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ी नॉलेज के लिए, क्योंकि मैंने बोला है मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है, अभी मिश्रित मैं लिखा नहीं, लिख दूंगा। इसके साथ एक हार्मोन्स भी स्रावित होता है। मतलब ये 3 हार्मोन जो निकलते हैं एंजाइम, इन्हीं के साथ में एक क्या निकलता है आपका? एंजाइम भी, बहुत हार्मोन्स भी निकलता है, स्रावित होता है। ठीक, तभी तो इसका नाम है, इसका मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड होती है, ग्रंथि कहते हैं। ओके, अब लिखेंगे बेटा इनके हार्मोन्स। तो आप हार्मोन्स लिख लेंगे ABCD में, A, B और C, ABC। अब ABC में आपका सबसे पहला याद रहता है, जिसे बोलेंगे एमाइलेज। ठीक है, क्या नाम इसका? एमाइलेज। ठीक, एमाइलेज। ठीक, इसके बाद में आपका आ जाएगा बेटा लाइपेज। एमाइलेज, लाइपेज, एमाइलेज। ठीक, एमाइलेज, लाइपेज, और एक आता है आपका ट्रिप्सिन। क्या बोलेंगे? ट्रिप्सिन। ठीक है, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये आपके 3 एंजाइम निकलते हैं। 3 एंजाइम निकलते हैं। ठीक, अब समझेंगे इनके कार्य को। एमाइलेज क्या करता है आपका? तो एमाइलेज आपका छोटी आंत में जो आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं पचा था आमाशय में, ठीक, वो छोटी आंत में आता है। तो छोटी आंत में पचाने का में आपका ये वाला एमाइलेज आ जाता है कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए। तो ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के आंशिक पाचन को पूर्ण करता है। मतलब जो आधा पचा हुआ कार्बोहाइड्रेट था उसे पूर्ण रूप से पचा देगा। ठीक,
या मैं सिंपल लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, का पाचन करता है। कौन सा एंजाइम है, नाम क्या है, एमाइलेज। लाइपेज, लाइपेज क्या करता है आपका, ये वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। वसा को किस में बदल देगा, वसीय अम्ल में, ठीक है। तो ये क्या करे, वसा का पाचन करता है, पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, ये जो प्रोटीन बची हुई थी आपकी आमाशय में ना पच पाई, वो यहाँ आकर के बच जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक। तो इतने छोटे छोटे शब्दों में आप पूरे पाचक ग्रंथियाँ और आहार नाल को अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया। बस आपको 2 वीडियो देखनी है, एक ये और एक इससे पहले वाली, जिसमें मैंने आहार नाल को पूरा पढ़ा है, ठीक है। सेम तो छोटा छोटा करके मेन इंपॉर्टेंट बातें, ठीक, छोटी और मोटी और अच्छी बातें जान के मैंने सारी आपको उसमें शामिल की हैं, ठीक। तो इसमें आपने क्या क्या देख लिया, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन क्या काम होता है। तो ये आपको कार्बोहाइड्रेट पचा रहा है, ये वसा पचा रहा है और ये प्रोटीन पचा रहा है, ठीक है। क्या पचाता है, प्रोटीन पचाता है। इसके बाद में हार्मोन्स का कोई काम यहाँ पर हमें पढ़ना नहीं है, जब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, उसमें आपको मैं इसमें बताऊँगा। इसमें केवल मात्र आपको एंजाइम पढ़ने हैं, ठीक। इसके बाद में आपका यहाँ से ग्रंथि हो जाती है, कहानी खत्म। ये इस वीडियो में केवल आपने पाचक ग्रंथियाँ क्या होती हैं, ठीक, और उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स, और हार्मोन्स पर्टिकुलर कौन से भोज्य पदार्थ को या कुछ कंपोनेंट को पचाते हैं, किस न्यूट्रिएंट को पचाते हैं, उनकी बात की, ठीक। इसके बाद में आपकी जो हमारी आंतें होती हैं, तो आंत में थोड़ी बहुत क्या श्लेष्मा होती है, वो स्रावित होती रहती है, ठीक। तो उसमें कोई इनका इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता पचाने में आपका यही है, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक, और सब्सक्राइब कर लिया तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।